स्टूडेंट्स HPCRA की आंसर की आउट हो गई और बहुत से बच्चे जो हैं उसके ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन चाहते हैं कि सर किस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि किस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और किस में नहीं। जिसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसका रेफरेंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वरना उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे कि उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं सर। और एक चीज और 19 अगस्त को लास्ट डेट है, तो अभी हम लोग जो सेशन ले रहे हैं उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। और एक चीज और हो सकता है कि अभी तक हमारे पास सारे क्वेश्चन आए ना हो। हाँ। ये भी नहीं कि हमने सेलेक्ट किया है, हाँ। ये आप ही लोगों द्वारा भेजे गए, बच्चों द्वारा ही भेजे गए क्वेश्चन है। तो आपको लगता है बाद में कि और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो भी आप सिविल भाई शुभम सर के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। जैसा भी होगा, वी आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर 24/7। ठीक, तो निसंकोच होकर क्वेश्चन भेजिए। हमारे एंड पर जितना ऑब्जेक्शन, एक्चुअल ऑब्जेक्शन होगा वो हम आपको बताएंगे। नहीं, एक तो एंटरटेनमेंट भी मतलब अरे यार देखो सर्वज्ञ सर ने, शुभम सर ने एक ऑब्जेक्शन ढूंढ लिया, तो वैसा नहीं, क्योंकि हर ऑब्जेक्शन फाइल करने का कुछ पैसा है और वो एक मेंटली बर्डन है, और दूसरी एक एथिकल आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि आप किसी वैकेंसी को लेट कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन है कि फॉर अ शॉर्ट axially loaded RCC column, if the eccentricity of load increases, the column may, ठीक, fail in shear always, remains unaffected, fails in crushing only, और फेल इन बेंडिंग। तो इसमें मैं आपको बताऊं ना, आपको इन दोनों क्वेश्चंस पे कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कॉलम है, कॉलम कैसे सीयर पे फेल होगा, और दूसरा चीज है कि जब आप इसेंट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं तो इस इसेंट्रिसिटी के बढ़ने के कारण आपका मोमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको कभी लगेंगे ही नहीं सही। आपका प्रॉब्लम कहां पे है, आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों हो रही है कि सर ये वाला ऑप्शन सही नहीं? क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ ली, और वो पढ़ लिया शॉर्ट एक्सियली लोडेड। क्योंकि आपने पढ़ा कि शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम्स आर ऑलवेज फेल इन क्रशिंग, कि शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम जो है आरसीसी में, सॉरी क्रशिंग में फेल होते हैं। क्रशिंग का मतलब ऐसे आपने दबाया 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 वो फट गए। ठीक, कंप्रेशन में जैसे आप कंक्रीट के क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, कंक्रीट के क्यूब की टेस्टिंग आप जब करते हैं तो वो कंप्रेशन में फेल होता है, क्रशिंग में फेल होता है। तो आपने यहां से पकड़ा कि सॉल्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है तो ये क्रशिंग ओनली होगा, लेकिन ये बच्चा तब के लिए है। सॉल्ट एक्सियली लोडेड भी आपको देखना है, वहां पे कभी भी ये नहीं लिखा रहता, वहां पे हमेशा लिखा रहता है सॉल्ट कॉलम फेल बाई क्रशिंग, कभी एक्सियली वर्ड नहीं लिखा रहता है। और एक्सियली लोडेड कॉलम की डिफिनीशन ही है कि इसेंट्रिसिटी मिनिमम आपकी कितनी 20 mm या L/500 प्लस B/30 होनी चाहिए। तो आप यहां से मत परेशान हुई है कि सॉल्ट कॉलम है तो क्रशिंग से फेल होगा। आपको देखना है कि ये एक्सियली लोडेड है, और एक्सियली लोडेड की शर्त यही थी कि इसेंट्रिसिटी 20 mm और ये होनी चाहिए। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ आपका एक वहम है सॉल्ट कॉलम वर्ड की वजह से। तो याद रखिए जरूर कि सॉल्ट कॉलम क्रशिंग से फेल होगा, ना कि सॉल्ट एक्सियली लोडेड कॉलम फेल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम 100% आपने गलत लगाया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, शायद आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो, व्हाट इज द मेजर स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन आई क्रॉस सेक्शन एज अ स्टील टेंशन मेंबर इन प्लेस ऑफ वायर्स एंड केबल्स। तो जनरली क्या है कि हम जब फंसते हैं स्टील के केस में कि हमको यार बड़ा मजेदार लोड आ रहा है, बहुत भारी लोड आ रहा है, तब हम आई सेक्शन के पास भाग के जाते हैं। ठीक, अगर छोटे मोटे लोड हैं, खास करके जैसे टेंशन में, तो हम वायर से काम चला लेंगे, केबल से काम चला लेंगे, और हमारे ऊपर लगी कि अरे नहीं लोड बढ़ रहा है, तो हम फिर भाग के जाते हैं किसके पास, चैनल के पास भाग के, सॉरी हम एंगल के पास जाते हैं। और आपको पता है कि एंगल सेक्शन बहुत यूज होता है खास करके ट्रस मेंबर से केस में। देन फिर हमको फिर और परेशान किया गया, तो हम भागते हैं चैनल और आई सेक्शन के ऊपर। तो चैनल और आई सेक्शन बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं टेंशन मेंबर के केस में, और तभी यूज किए जाते हैं जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टेंसाइल मेंबर्स क्या करने हो, कैरी करने हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पूछ रहा है मेजर स्ट्रक्चरल एडवांटेज। मैंने बताया कि ये कॉमन चीज नहीं है स्टील के केस में टेंशन मेंबर में,
इट इज ऑलवेज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑप्शन फॉर ऑल स्पैन। क्या गलत बात कह रहा है? आई सेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कोई आसान बात नहीं है, इधर आप वेल्डिंग से करेंगे या रोल्ड मशीन से करेंगे, एंड दैट विल बी ऑलवेज गोना सब एडिशनल कॉस्ट, हमेशा कुछ ना कुछ आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी तय है। ठीक, पहले जो आपको लग रहा है कि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम डक्टिलिटी फॉर कनेक्शन। डक्टिलिटी इज मटेरियल प्रॉपर्टी नॉट सेफ प्रॉपर्टी, जस्ट लिसन केयरफुली, कि मटेरियल तन्यता जो है वो पदार्थ की विशेषता है, ना कि वो किसकी विशेषता है, आकार की विशेषता है। ठीक है, तो अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो हिंदी में समझ लीजिए। ठीक, डक्टिलिटी पदार्थ की विशेषता है, ना कि शेप की। तो वो डिपेंड करेगा कि आप Fe250 यूज कर रहे हैं, Fe415 यूज कर रहे हैं, Fe550 यूज कर रहे हैं, तो वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक मतलब 4 ऑप्शन बनाने हैं। अब हर एक पेपर तो यार एसएससी जेई का पेपर और आईएएस का पेपर और गेट का पेपर नहीं हो सकता। इसमें आपको बुरा लगने वाली बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड वाले बच्चे भी बोले कि अरे सर चयन आयोग हमारे पेपर को खराब बोल दिया। यूपी जेई में भी होगा, सारे पेपर एक लेवल के नहीं होते ना, तो कभी कभी क्वेश्चन फिट किए जाते हैं ऑप्शन। इट हैज ग्रेटर बेंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अच्छा है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आपको बी और डी में ही कंफ्यूजन होगा, बी और डी में ही कंफ्यूजन होगा कि सर डी और बी में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द मेजर स्ट्रक्चरल एडवांटेज फॉर बीम, बीम के लिए, तब आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता। टेंशन मेंबर के केस में आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ तो थोड़ा चाहिए, टेंशन मेंबर के केस में तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस रेजिस्ट कर सकें और स्ट्रेसेस कम रहें। तो अगर क्वेश्चन में बीम होता तो ऑप्शन डी सही होता, और अगर क्वेश्चन में आपके पास टेंशन मेंबर है तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं पूछ लूं किसके लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए ऑप्शन नंबर क्या सही होता, डी सही होता। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछ लेता कि बीम की जगह पे मैं आपसे कह देता कि कॉलम के लिए बताओ, तो कॉलम के लिए इसमें एक और ऑप्शन जुड़ जाता कि कॉलम में सॉरी आई सेक्शन प्रोवाइड इक्वल रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हर मेंबर को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है ना, बीम को सेलेक्ट करने का क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, टेंशन मेंबर को सेलेक्ट करने का क्या है, एरिया है। ठीक है, और कॉलम को सेलेक्ट करने का क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा और आगे स्पीड में। ठीक, which failure can occur in steel column with a cylinder wave and high concentrated load। दो चीजें होती हैं, एक होता है वेब बकलिंग और एक होता है वेब क्रिपलिंग। ठीक है, वेब बकलिंग आप ऐसा समझ लीजिए कि वेब बकलिंग एक जर्नल टाइप का डिफेक्ट है और ये एक लोकल टाइप का, लोकलाइज्ड टाइप का डिफेक्ट है। जैसे वो जिससे आप जूस पीते हैं उसमें स्ट्रॉ लगी होती है, उस स्ट्रॉ में देखिए ना वो ऊपर से मुड़ जाती है, तो वेब क्रिपलिंग वही चीज है। वेब क्रिपलिंग में ऊपर का जो क्या कहते हैं, जो जंक्शन पे आपका जो वेब है दैट विल ट्राई टू फोल्ड ओवर फ्लैंज। तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, लोकल वेब क्रिपलिंग होगी एट द पॉइंट ऑफ लोड एप्लीकेशन। तो इसमें भी फिर आप फंस गए, अगर आप गलत करके आए हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा गलत सही है। ठीक, why might a steel channel section beam for a given span and boundary condition may be less efficient in bending about the major axis than I section steel beam of depth as that of channel section। आपसे कह रहा है कि we have two sections, मेरे पास दो सेक्शन है, इनको कंपेयर करना है और दोनों की डेप्थ सेम है। एक आपके पास चैनल सेक्शन है और एक एंगल सेक्शन है। कह रहा है कि why एंगल सेक्शन इज मोर एफिशिएंट, क्यों आई सेक्शन मोर एफिशिएंट है चैनल के कंपैरिजन में। क्वेश्चन उसने उल्टे पूछा है कि चैनल सेक्शन क्यों लेस एफिशिएंट है आई सेक्शन के कंपैरिजन में, जब मेजर एक्सिस बेंडिंग की बात होती है। तो इटसेल्फ आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के पहले डायग्राम बनाया। इस आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सेक्शन बोथ एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो बोथ एक्शन सिमेट्रिकल होने के कारण इस आई सेक्शन में सेंट्रॉइड और सियर सेंटर, सेंट्रॉइड और क्या सियर सेंटर एक साथ लाई करेगा। तो इसमें गुरु क्या नहीं होगी, इसमें ट्विस्टिंग नहीं होगी, इसमें क्या नहीं होगी, आपकी ट्विस्टिंग नहीं होगी। जबकि
चैनल सेक्शन सिर्फ आपकी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, तो इसमें चैनल के ओपन साइड क्या पड़ेगा, वेब के बाहर आपका क्या पड़ेगा, शियर सेंटर पड़ेगा, जिसके कारण इसमें क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी। इसी ट्विस्टिंग के कारण या इसी टॉर्जन के कारण ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, आई के कंपैरिजन में पिट जाता है या लेस एफिशिएंट हो जाता है। आई थिंक आपको ये भी संतुष्ट होना है, क्योंकि देखो जहां ऑब्जेक्शन है वहां पे तो हम स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, लेकिन जहां पे ऑब्जेक्शन नहीं वहां मुझे ही बोल के प्रूफ करना है कि भाई तुम ये इसने सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कि क्या है, ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर करेक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्टील इज सब्जेक्टेड टू हाई लोड, स्टील इज कॉमनली सेलेक्टेड ओवर कंक्रीट। कह रहा है कि भैया जहां हैवी लोड लगने वाला है वहां पर हम स्टील को कंक्रीट की अपेक्षा ज्यादा यूज करते हैं। तो स्टील की बहुत सारी मेरिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी मेरिट्स हैं कंक्रीट के कंपैरिजन में। कह रहा है कि क्यों, क्योंकि स्टील के पास हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट से, स्टील के पास हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंक्रीट है। ये एकदम सही है, स्टील के पास बहुत सारी मेरिट्स हैं। सबसे पहला तो वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो है, डक्टिलिटी का है, तो वो सब, इसमें कोई क्या गलती हो सकती है मैं आप नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों इसको बच्चों ने ऑब्जेक्शन के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम करेक्ट है। इफ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज जीरो, इट इंडिकेट, आपको पता होना चाहिए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जितना ज्यादा हाई होगा, पॉल्यूशन उस रिवर में, उस वाटर बॉडी में या उस चीज में उतना ही क्या होगा, कम होगा। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिफरेंस जो है यही आपका क्या है, यही आपका बीओडी है। तो एक चीज याद रखेंगे कि डीओ लेवल जितना हाई, पॉल्यूशन उतना कम, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिफरेंस ही बीओडी है। तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन और बीओडी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर बीओडी जीरो है किसी चीज की, बीओडी जीरो है तो उसमें क्या नहीं है, बीओडी जीरो है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए होगी, यानी कि बीओडी जीरो है तो पानी एकदम चकाचक है, मस्त, आप उसको पीजिए। ठीक है, वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसमें आप बोल सकते हैं। देखो ये भी बोलना बहुत गलत नहीं है ये कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड विल बी हाई, क्योंकि पोल्यूशन कम है। द वाटर इज मॉडरेटली क्लीन। अब इसमें क्वेश्चन यही फंसता है कि क्या बीओडी अकेले ओके होने से पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट है। ठीक, अब आप यही इस क्वेश्चन में एक दिक्कत होगी, जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तब आपको लगता है कि सर आपने बोला कि बीओडी जीरो है तो पोल्यूशन जीरो नहीं होगा, बीओडी अगर जीरो है तो ऑर्गेनिक मैटर जीरो होगा। तो क्या सर केवल ऑर्गेनिक मैटर ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो वाटर को फिट बनाती है पीने के लिए? व्हाट अबाउट सर पीएच, व्हाट अबाउट एल्कनिटी, व्हाट अबाउट हार्डनेस? तो मैं अगर ये नहीं बोल सकता हूं कि ये पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि ये मॉडरेटली क्लीन है। ठीक है, ये हो सकता है एकदम अच्छे से क्लीन हो, इसको हाई डिग्री का क्लीन हो, तो मैं दोनों जगह नहीं बोल सकता हूं। इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसमें क्या लगाएं, सी लगाएं, क्योंकि बीओडी एकदम जीरो है। जीरो का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर आया ही नहीं, ना लीफ है, ना आपकी पॉटी है, ना, ठीक है, कोई भी चीज किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं आया। ठीक है, पॉटी आपको पता है चाहे ह्यूमन एक्सट्रैक्ट हो चाहे एनिमल एक्सट्रैक्ट हो, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, इसमें एकदम करेक्ट है। इसमें आपसे आप लोगों फंसे होंगे अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा गया है कि स्टैंडर्ड गेज कौन सा यूज होता है, इसमें पूछा गया है कि सामान्य तौर पर विशेषता एक जर्नलाइज करके भारतीय रेलवे किस ट्रैक पे किस गेज पे दौड़ती है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड गेज नहीं पूछा गया है, इसमें गेज कौन सा स्टैंडर्ड है भारत में वो पूछा गया है। तो ये इंग्लिश की दिक्कत हो सकती है, इंडियन रेलवे कौन सा इस्तेमाल हाँ, करती है? इंडियन रेलवे के लिए स्टैंडर्ड तो ठीक, तो वो बीजी गेज है, ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड गेज 1.676, स्टैंडर्ड 1 और नैरो 0. समथिंग 76। ठीक है, मतलब नैरो 610 भी है, लाइट गेज में आ जाता है। तो अब शायद क्वेश्चन खत्म है मेरे, आपके शुभम सर। ठीक है, मेन लिमिटेशन ऑफ ट्रांजिट सिस्टम जीपीएस
डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स वाज। तो देखिए पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 1960s के आसपास जब इसको डेवलप किया तब इतना प्रबल सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था, आपने देखी होगी एक परमाणु पिक्चर देखी होगी जिसमें कि जॉन अब्राहम थे और वो हम ढूंढते थे कि कब ऐसा पॉइंट आएगा जब सैटेलाइट हमारे ऊपर नहीं होगी, तो घंटों घंटों तक सैटेलाइट गायब हो जाती थी, तब हम अपने एटॉमिक बॉम्ब को बनाने की प्रक्रिया पूरी करते थे। तो उस समय ये लिमिटेशन हुआ करती थी कि टाइम गैप्स बहुत हुआ करते थे, ठीक है ना। आज उसको इन्होंने काफी हद तक सुधार लिया है और 24 टाइप के अलग अलग सिस्टम्स बनाए हैं, ठीक है। तो मेन लिमिटेशन ऑफ द तो गेटिंग अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए आपको इस सरफेस पे खड़े होकर, धरती के सरफेस पे खड़े होकर कोई रीडिंग तो ले नहीं रहे हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। कह रहे लो इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो लो इमेज रेजोल्यूशन, देखिए इनकी सैटेलाइट सिस्टम्स काफी हाई एंड रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो इमेज रेजोल्यूशन कभी भी हमारी एक प्रॉब्लम नहीं थी, क्लैरिटी हमारी एक कभी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ टाइम गैप्स जो हमारी प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आज जीपीएस सिस्टम इतना प्रबल है, इतना एफिशिएंट है कि आप किसी भी धरती के किसी भी पॉइंट पर खड़े हैं तो हर 15 मिनट में, ठीक है, लगभग एक सैटेलाइट आपके सर के ऊपर से गुजरती है। ये आज जीपीएस सिस्टम जो है एक्वायर कर पाया है, ठीक है। तो पहले ये ऐसा इतना ज्यादा नहीं था, कभी कभी तो घंटों के, कई कई घंटों के हमें ब्लैक या फिर आप कह सकते हैं गैप्स देखने को मिलते थे। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, करेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू IS 4014 पार्ट 1 1967 विच स्कैफोल्डिंग इज प्रेफर्ड वेयर द ग्राउंड कैन नॉट सपोर्ट स्टैंडर्ड्स। देखिए स्कैफोल्डिंग के अलग अलग टाइप है। सिंगल स्कैफोल्डिंग हम लोग ब्रिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और वो कौन सा सिस्टम था, जैसे अगर मैं आपको एक डबल स्कैफोल्डिंग का दिखाता हूं। सिंगल में क्या था कि सरफेस के आगे, आपने दीवार के आगे एक फ्रेम बनाया, फ्रेम टिका रखा था दीवार के सहारे। तो ब्रिक में आप ये करना पॉसिबल था, इसलिए आपने ऐसा किया था। लेकिन जब बात होती है किसकी, पत्थर की दीवार की, या पत्थर के आगे कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें छेद करना है, छेद छोड़ना बड़ा टफ काम हो जाता है। तो वहां पर हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको मेसन स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। तो देखिए आप, ये ग्राउंड पर ही सपोर्टेड है, तो भाई ना आपकी सिंगल हो सकती है ना डबल हो सकती है। सस्पेंडेड कौन सी थी, बादशाह पिक्चर वाली, जिसमें कि भाई साहब आप देखेंगे तो कई जगहों पर क्या करते हैं, रोप्स की मदद से लटक जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लीनिंग वर्क करना है बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स में, काफी ऊंचाई पर जाकर के, ठीक है। तो उसमें ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता इस तरह। अब देखो क्या कह रहा है, स्कैफोल्डिंग प्रेफर्ड व्हेन द ग्राउंड कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो इसमें ऐसा नहीं था सस्पेंडेड में कि ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं कर सकते, ये टाइप ही ऐसा है कि हाई राइज बिल्डिंग में हम, ठीक है ना, बिल्डिंग के हाइट पर ले जाकर के, ठीक है ना, यहां पर एक सिस्टम लगा रहे हैं, उससे पुली सिस्टम से लगा करके रोप से लटका रहे प्लेटफॉर्म को, और लेबर खड़े होकर के यहाँ पर क्लीनिंग वर्क या रिपेयरिंग वर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर सवाल पूछा है कि प्रेफर्ड व्हेन ग्राउंड कैन नॉट बी सपोर्टेड, तो कैंटिलीवर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे भाई, अगर आप देखो तो हमने क्लास में भी चर्चा की थी कि अगर मुझे एक हाइट पर काम करना है, नीचे ट्रैफिक है, रोड है, या वीक ग्राउंड है, या इस तरह की सिचुएशन है, मान लो नीचे रिवर है, किसी भी तरह का ऐसा ऑब्जेक्शन है कि भाई यहां पर आप ग्राउंड पर इसको, जिसके स्टैंडर्ड्स है उसको लगा ही नहीं सकते, तो आपने बिल्डिंग के अंदर से आप देखें स्ट्रक्ट निकाला और उसके ऊपर ये फ्रेम तैयार किया कि आप किस बिल्डिंग में किसी भी ऊपरी भाग में अगर काम करना चाहें तो निडल स्कैफोल्डिंग, जिसको आप कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, ये आप कर सकें। तो ये आंसर बिल्कुल सही था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे सर कोई गड़बड़ नहीं, सारे सवाल ऐसे क्यों चल रहे हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों। व्हेन यूजिंग अ लीडर इन अ टेक्निकल ड्राइंग, ठीक है ना, यूजिंग अ लीडर इन अ टेक्निकल ड्राइंग, वेयर शुड अ डॉट बी पोजिशन रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट्स आउटलाइन, placed directly on the outline of the object, placed near but not touching the outline, placed within the outline of the object, placed outside the outline of the object। देखिए लीडर क्या है पहले तो ये समझिए। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया। देखिए मान लेते हैं कोई फिगर है हमारे पास, हमें उसके बारे में कोई डिटेल मेंशन करनी है, तो हम लीडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कोई ऐसी लाइन है या कोई एज है तो जनरली हम लोग एरोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई क्लोज्ड एरिया है तो इस तरह के डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये खुद इंडियन स्टैंडर्ड्स ये मेंशन करता है कि इसको विद इन द आउटलाइन होना चाहिए, तभी वो मार्क कर पाएंगे। वो एकदम आउटलाइन पे नहीं होना चाहिए या आउटलाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। मान लो मैं ये लाइन ऐसे बना दूं, तो आप किस चीज को मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको कोई डिटेल मेंशन करनी है, आप किस चीज को मार्क कर रहे हैं, आप पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए विद इन होना चाहिए, प्लेस्ड विद इन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके लिए एक रेफरेंस भी मैंने अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, उसका लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग विजुअल पेवमेंट कंडीशन सर्वे। तो आंसर बी दिया गया है, रटिंग एंड ब्लीडिंग, क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, लेयर थिकनेस वेरिएशन, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट तो मुझे लगता है कि आपको में से किसी को भी लगता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें कोई विजुअल क्या कहते हैं कंडीशन सर्वे तो नहीं होगा, ठीक है। लेयर थिकनेस वेरिएशन, भाई लेयर की थिकनेस वेरिएशन तो क्या है, आप रोड को आप अगर ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए रोड को ऊपर से देख रहे हैं तो थिकनेस तो आप नहीं बता पाएंगे, वो तो क्रॉस सेक्शन से देखेंगे वेरिएशन, ठीक है ना। लेकिन रटिंग आप कहेंगे सर रटिंग तो है जैसे गड्ढे पड़ जाना, वो तो विजुअली नजर आता है, जैसे क्रैकिंग और फॉल्टिंग नजर आ रहा है। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ ब्लीडिंग एक ऐसा आप कह लीजिए फेलियर है जो आपको थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन वो कंबाइंड है रटिंग के साथ। और रटिंग जो है एक तरह से हम कैसे एनालाइज करते हैं, मेजरमेंट के थ्रू कि भाई कितना गहरा गड्ढा है, कितना कैसा गड्ढा है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से उसकी अनइवननेस कितनी आई है उसके बेसिस पर करते हैं, तो मेजर्ड की जाती है, ये विजुअल के बेसिस पर नहीं मेजर की जाती है। लेकिन एक क्रैक को, एक फॉल्टिंग को, ठीक है, हम विजुअल मदद से कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि क्रैक है, फॉल्टिंग है, ब्लीडिंग को भी बता सकते हैं नो डाउट। लेकिन अगर हमें इन दोनों में से एक सही चुनना है तो कॉम्बिनेशन क्रैकिंग और फॉल्टिंग का सही बैठेगा, और इसी वजह से आंसर बी एकदम सही मार्क किया गया है। इसमें भी किसी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मार्क हो सकती। अब अगर आप देखते हैं तो एक सवाल जो हमें मिला जो ऑब्जेक्शनेबल है, इन मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स यूजिंग ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हाट डज अ पॉजिटिव एंगल इंडिकेट। तो भाई ये आपका एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, क्यों है, ठीक है ना। अगर आप बीसी पुनमिया बुक फॉलो करते हैं सर्वेइंग के लिए, ठीक है, और आप इसके रेफरेंस के तौर पर थ्योरी ऑफ थियोडोलाइट के चैप्टर के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है क्लॉज 6.6 में मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं जिसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एज पॉजिटिव। तो भाई मैं एक थियोडोलाइट को ऐसे मार्क कर लेता हूं, ये इसकी टर्नियन एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर आप एक एलिवेशन पर कोई एंगल मार्क करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एंगल, किसी डिप्रेशन पर मार्क करते हैं तो इट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव एंगल, और क्लियरली ये मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है ना। बीसी पुनमिया आप मेंशन कर दीजिए, सर्वेइंग वॉल्यूम 1, ठीक है ना, थियोडोलाइट चैप्टर मेंशन कर दीजिए और उसमें क्लॉज मेंशन कर दीजिए 6.6, ठीक है। और आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया गया विच टाइप ऑफ टिम्बर डोर शट इज ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली मतलब जो एक जमाने से हमारे यहाँ पुश्तैनी समय से, पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, जैसे जिनमें हम रहते हैं, हमारे रहने लायक जो बिल्डिंग्स होती है। मेन एंट्रेंस रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, ड्यूरेबिलिटी की जरूरत है, प्राइवेसी की। अब जहां तक जैसे मैंने प्राइवेसी पढ़ा मेरे दिमाग में चला गया कि बच्चों ने आंसर लोवर्ड डोर मार्क कर दिया होगा, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि लोवर्ड डोर आपका कैसा डोर है, कुछ ऐसा डोर, ठीक है ना, जो प्राइवेसी देता है, साथ के साथ एयर वेंटिलेशन देता है, कि प्राइवेसी के साथ एयर वेंटिलेशन, लेकिन ये स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम चारों को कंपेयर करें, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ पैनल्ड डोर की है, सबसे अच्छी ड्यूरेबिलिटी पैनल डोर की है, ठीक है ना, और प्राइवेसी भी दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखें कांच का डोर तो फिर वो तो भाई कांच है, तो फिर इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। फिर फ्लश डोर, फ्लश डोर सॉलिड टाइप का भी होता है और हॉलो टाइप का भी होता है, तो हॉलो टाइप भी है इसमें, जो कि एक मेजर टाइप है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाँ, एक एस्थेटिक अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरह के जुड़ाव नहीं दिख रहे हैं, जो कि आपको पैनल डोर में नजर आ रहा है कि भाई छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और प्राइवेसी भी जोड़ते हैं, तो पैनल्ड डोर ही एक करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहां पर भी मेंशन किया गया है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपने हमें भेजे वो सारे हमने बता दिए। फिर भी आपको लगता है कि यार कोई क्वेश्चन अभी भी लगता है कि यार इसमें सर मेरा ऑब्जेक्शन ये है, आपने जो बताया इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, तो देखिए चैनल के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिंक्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया। तो सिविल बाय शुभम सर की पूरी टीम की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूं, ठीक है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो एक क्वेश्चन हमें एज एन ऑब्जेक्शन मिला है आप उसका इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।